नमस्कार रजनीश जी। मंत्री महोदय का स्वागत है। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, मैं कुलसचिव महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से कादर नवाज खान बोल रहा हूं। आपकी अनुमति से हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे। जी शुरू करिए। आज 21 अगस्त 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के कर कमलों से साकेत संकुल 56 क्वार्टर्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं डॉक्टर जगदीश नारायण तिवारी, डॉक्टर लेखराम दन्नाना और डॉक्टर प्रदीप से आग्रह करूंगा कि वो मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। ओम मंगलमूर्तये नमः। या सृष्टिः स्रष्टुरात्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहो सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। सूर्यः सौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिश्च बुधा गुरुश्च गुरुताम् शुक्रः सुखं संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह सर्वेनुकूलाग्रह। ओम। धन्यवाद। अब साकेत वैभव से संबंधित चयनित अंशों का काव्य पाठ प्रोफेसर प्रीति सागर द्वारा किया जाएगा। प्रोफेसर प्रीति सागर। इसमें अन्य मंत्री जी आपके सूचनार्थ और सबको जानकारी हो जाए इसलिए सिर्फ इतना अनुरोध करना है कि यह जो आप जिन 56 भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं यह मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत को ध्यान में रख करके इसका नामकरण साकेत संकुल आपके अनुमति से किया गया है। इस अवसर पर साकेत की का जो वैभव वर्णित किया है मैथिली शरण गुप्त ने, उन चयनित अंशों का पाठ साहित्य विद्यापीठ की अधिष्ठाता डीन ऑफ लिटरेचर फैकल्टी डॉक्टर प्रीति सागर जी कर रही हैं। धन्यवाद महोदय। साकेत संकुल के उद्घाटक माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, वर्धा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय नेता माननीय श्री रामदास तड़स जी, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति द्वय, जिलाधिकारी महोदय, कुलसचिव महोदय और अभिनव गुप्त संकुल स्थित हबीब तनवीर सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित समाज और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शक समूह को मेरा सादर अभिवादन। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने आधुनिक हिंदी के लिए एक युग प्रवर्तक महाकाव्य प्रस्तुत किया साकेत। साकेत के पहले सर्ग में श्री राम के जन्म लेने के कारण अयोध्या नगरी के वैभव का
वर्णन किया गया है, उसी सर्ग से एक चयनित अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। केतुपट अंचल सदृश हैं उड़ रहे, कनक कलशों पर अमर दृग जुड़ रहे। सोहती हैं विविध शालाएं बड़ी, छत उठाए भित्तियां चित्रित खड़ी। गेहियों के चारु चरितों की लड़ी, छोड़ती है छाप जो उन पर पड़ी। स्वच्छ सुंदर और विस्तृत घर बने, इंद्रधनुषाकार तोरण हैं तने। देव दंपति अट्ट देख सराहते, उतर कर विश्राम करना चाहते। मैथिली शरण गुप्त के प्रिय छंद पीयूष वर्ष में रचित ये चयनित अंश मैंने आपके सामने रखा। अब मैं सुत्त पिटक से एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ, 3 पिटकों में से एक। सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं, उसी में से एक निकाय मध्यम निकाय से ये अंश लिया गया है। मध्यम निकाय यानी भगवान बुद्ध के द्वारा प्रवर्तित मध्यम सूत्रों का संकलन। मध्यम निकाय के ओपम बग्गो रथ विनीत सुत्तम मूल पाली में मैं आपके सामने रख रही हूं। बताना चाहूंगी कि सुत्त पिटक के मध्यम निकाय रथ विनीत सुत्त के अंतर्गत कारणता के सिद्धांत सत्व के कारण कार्य संबंध को व्याख्यायित करते हुए भगवान बुद्ध कौशल नरेश राजा प्रसेनजित के श्रावस्ती से साकेत यात्रा और प्रत्यावर्तन के माध्यम से जीव के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण और पुरावर्तन अर्थात स्वरूप परिणाम और विरूप परिणाम और इसके बीच साधनों के व्यत्यय को दृष्टांत करते हुए साकेत को एक वैभवशाली नगर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध वचन होने के कारण यह आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल की उत्पत्ति करता है। मैं आपके सामने मूल पालू में वह पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। ते यथापि आवुसो रंगोपसेन दिस्य कौसलस्य सावत्थियं पट्टिवसन्तस्य साकेते किञ्चिदेव अच्छायिकं करणीयं उपज्येय तस्य अंतरा च सावत्थिं अंतरा च साकेतं सत्तरथ विनीतानि उपट्ठपेयुं अथ खो आवुसो राजा पसे नदी कोसलो सावत्थिया निखमित्वा अन्ते पुरद्वारा पटमं रथ विनीतं अभिरूहेय पठमेन रथ विनीतेन द्वितीयं रथ विनीतं पापुणेय पठमं रथ विनीतं विसज्जेय द्वितीयं रथ विनीतं अभिरूहेय द्वितीयेन रथ विनीतेन तृतीयं रथ विनीतं पापुणेय द्वितीयं रथ विनीतं विसज्जेय तृतीयं रथ विनीतं अभिरूहेय तृतीयेन रथ विनीतेन चतुर्थं रथ विनीतं पापुणेय तृतीयं रथ विनीतं विसज्जेय चतुर्थं रथ विनीतं अभिरूहेय चतुर्थेन रथ विनीतेन पंचमं रथ विनीतं पापुणेय चतुर्थं रथ विनीतं विसज्जेय
पंचमं रथविनीतं अभिरुहेय पंचमेन रथविनीतेन छट्टं रथविनीतं पापुणेय पंचमं रथविनीतं विसज्जेय छट्टं रथविनीतं अभिरुहेय छट्टेन रथविनीतेन सप्तमं रथविनीतं पापुणेय छट्टं रथविनीतं विसज्जेय सप्तमं रथविनीतं अभिरुहेय सप्तमेन रथविनीतेन साकेतं अनुपापुणेय अन्ते पुरद्वारं तमेनं अन्ते पुरद्वारगतं समानं मित्तामच्चा ज्ञातिसालोहिता एवं पुच्छेयुम् इमिना त्वं महाराज रथविनीतेन सावत्थिया साकेतं अनुपत्तो अन्ते पुरद्वारन्ति एवं। धन्यवाद। इसके बाद देश की सांप्रतिक शिक्षा की उपलब्धि पर एक वृत्तचित्र दिखाया जाएगा जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व पर आधारित है और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी की अनुमति से कुलपति महोदय, प्रति कुलपति द्वय, माननीय सांसद और जिला अध्यक्ष महोदय को अनावरण स्थल पर आमंत्रित करना चाहूँगा और शिलापट्ट के अनावरण की अनुमति माननीय शिक्षा मंत्री जी से लेना चाहूँगा। जी जरूर। शेष सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। श्रेणुयामादेवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तानोभिर्वसे महि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यतरा नश्चकरा जरसं तनो नाम पुतरासो यतरा पितारो भवन्ति मानो मदयारेरिकतार्जुगन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो जातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः 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 सामा शान्तिः। ओम अक्षन्नमी मदन्तहिव प्रियाय धूखतस्तु स्वभानवो विप्रानविष्टया मतीयो जान्मेन्द्रते हरिः। अक्षतान् समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
श्री रमेश पोखरियाल निशंक। मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में 1 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एक साहित्यकार के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं। साहित्य की सभी विधाओं को उन्होंने साधा है। पद्य और गद्य में उनकी प्रकाशित किताबों की संख्या 75 से अधिक है, जिनमें 13 कविता संग्रह, 1 खंड काव्य, 16 कहानी संग्रह, 11 उपन्यास, पर्यटन, धर्म, संस्कृति संबंधी 4 पुस्तकें, व्यक्तित्व विकास पर 4 किताबें, डायरी संस्मरण, यात्रा वृत्तांत की 5 किताबें और बाल साहित्य की 5 किताबें शामिल हैं। निशंक जी बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिख रहे हैं। उनका पहला कविता संग्रह समर्पण 1983 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनकी कविताओं के संग्रह नवांकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, देश हम जलने न देंगे, जीवन पथ में मातृभूमि के लिए संघर्ष जारी है, कोई मुश्किल नहीं, ऐ वतन तेरे लिए, अंधेरा जा रहा है, सृजन के बीज और भूल पाता नहीं प्रकाशित हुए और पाठकों द्वारा सराहे गए। निशंक जी ने प्रतीक्षा नामक खंड काव्य भी लिखा। निशंक जी के कहानी संग्रह रोशनी की एक किरण, बस एक ही इच्छा, क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है, एक और कहानी, मेरे संकल्प, विपदा जीवित है, खड़े हुए प्रश्न, टूटते दायरे, मील के पत्थर, आओ सीखें कहानियों से, वाह जिंदगी, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियां, कथाएं पहाड़ों की, निशंक की सर्वश्रेष्ठ कहानियां और अंतहीन भी चर्चित रहे। उनके उपन्यास मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, बीरा, निशान, छूट गया पड़ाव, अपना पराया, पल्लवी, प्रतिज्ञा, कृतघ्न, भागों वाली और शिखरों के संघर्ष भी प्रकाशित होकर समादृत रहे हैं। निशंक जी की रचनाएं विश्व की कई भाषाओं और भारत की हर भाषा में अनुदित हुई हैं। निशंक जी की कई रचनाएं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट हिंदी समय पर भी उपलब्ध हैं। निशंक जी की रचनाएं कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई हैं। निशंक जी के साहित्य पर 15 लोग शोध कर चुके हैं या कर रहे हैं। साहित्य में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए निशंक जी को 15 से अधिक देश सम्मानित कर चुके हैं। देश विदेश की शताधिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं भारत गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य मनीषी सम्मान। उन्हें विद्या वाचस्पति और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। हाल के दिनों में कोरोना महामारी के कारण जब देश लॉकडाउन में था और शिक्षा पर भी बड़ा संकट आ गया था, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देश भर के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षा को गति देने पर जोर दिया। उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि स्कूली शिक्षा में भी ऑनलाइन पठन पाठन की उनकी पहल का पूरे देश ने स्वागत किया। ऑनलाइन शिक्षण को सुनिश्चित करने के अलावा ऑनलाइन संगोष्ठियों को भी निशंक जी ने संबोधित किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार संत कबीर
समकालीन समाज दर्शन और साहित्य में दिया गया निशंक जी का व्याख्यान बहुत समादृत रहा। जिस तरीके से कबीर का जो चिंतन था, कबीर का जो मंथन था, जो भारत की संस्कृति के वो चीजें उनमें गहराई तक घुसी हुई थी, जो शब्द के रूप में बाहर प्रकट होती थी और कहीं ना कहीं वो फिर गहरी जड़ों की तरह फैलती थी। और मुझे भरोसा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वो हिंदी के इन महायोद्धाओं को, जिनकी आज जरूरत पूरी दुनिया को हो, उनके शब्दों की, उनके विचार की, उनके साहित्य की, उनके चिंतन की, उनके दर्शन की जरूरत आज पूरी दुनिया के लोगों को है। हाल ही में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर दी है। इस नीति के पूरे निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बड़ी भूमिका रही है। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय हुआ है। हमने केवल नाम नहीं बदला, हमने नीति भी बदली। और वो नीति चाहे स्कूली शिक्षा में हो, चाहे उच्च शिक्षा में हो, जो उसकी कार्य प्रणाली थी, उस कार्य प्रणाली को और जो उसका रास्ता था वो टोटली आमूल चूल परिवर्तन किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमको एक नए भारत के निर्माण की जरूरत है। और वो भारत स्वच्छ भारत होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो समृद्ध होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री कुछ ही देर में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में साकेत संकुल का ऑनलाइन लोकार्पण समारोह को संबोधित करेंगे। अभी आप देश की सांप्रतिक शिक्षा की उपलब्धि पर वृत्त चित्र देख रहे थे, जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व पर आधारित था। इसके बाद मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी से माननीय मंत्री जी के स्वागत के लिए और वर्धा के माननीय सांसद श्री रामदास तड़स जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी, आपके स्वागत के लिए एक स्मृति चिन्ह है गांधी की प्रतिमा के रूप में, और वह मैं अपने सांसद और आपके मित्र श्रीमान रामदास तड़स जी को समर्पित कर रहा हूं। और 9 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो वह आपको भेंट करेंगे।
मैं कुल सचिव जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के अवसर पर ही मेरे कुलपति होने के बाद प्रथम बार इस जिले के जिलाधिकारी का भी परिसर में आगमन हुआ है, इसलिए अपनी अतिथि स्वागत की परंपरा में उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि वो उद्घाटन वक्तव्य और स्वागत वक्तव्य देने का कष्ट करें। सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म सत्या वृक्षान पशु सरीसृप खगान दंसान तस्मात् तुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। मुझे अतीव हर्ष हो रहा है, रोमांचित हूं मैं इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी के सानिध्य में साकेत संकुल, और उस समय साकेत संकुल जब साकेत का वैभव और साकेत की मर्यादाएं संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसी स्थिति में उनके सानिध्य में उनके कर कमलों के द्वारा साकेत संकुल का लोकार्पण हो रहा है। इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, शिक्षकों के आवास के लिए यह साकेत सा गरिमामय आवास संकुल होगा, ये विश्वास है। इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री जी के मित्र और वर्धा संसदीय क्षेत्र के यशस्वी सांसद श्रीमान रामदास तड़स जी उपस्थित हैं। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी श्रीमान विवेक भीमनवार जी उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति द्वय प्रोफेसर चंद्रकांत रागिड़ जी, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, जिला नियोजन अधिकारी वर्धा जिला श्रीमान अरविंद जी, विश्वविद्यालय के विविध विद्यापीठों के अधिष्ठातागण प्रोफेसर प्रीति सागर, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे, नृपेंद्र प्रसाद मोदी, कृष्ण कुमार सिंह जी, प्रोफेसर अनिल कुमार राय जी और उपस्थित विभागाध्यक्षगण, हम वस्तुतः स्वागत करने की स्थिति में नहीं है। जब आह्लाद परिपूरित हो जाता है तो शब्द नहीं निकलते हैं, केवल और केवल तूफनी भाव होता है। माननीय मंत्री जी की हिंदी के प्रति जो निष्ठा है, उसके प्रति जो नेह छोह है, और उसके आज समकालीन हिंदी साहित्य जगत में श्रेष्ठतम साहित्यकारों में एक हैं, यह हम सब जानते हैं। लेकिन इसलिए मैं और अधिक रोमांचित महसूस कर रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति दस्तावेज आया है, यह भारत के शिक्षा के इतिहास में वैसे तो चर्चा हो रही है मीडिया में कि 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन एक शिक्षा शास्त्र और शिक्षा के इतिहास के अध्येता के रूप में मैं यहाँ रोमांच का अपना कारण बताता हूं कि 185 वर्षों बाद यह शिक्षा नीति आई है। 1835 में जो इस देश में शिक्षा नीति आई थी, उसको वास्तविक रूप से अपदस्थ करने वाली शिक्षा नीति आई है। और यह एक क्रांतिदर्शी कवि, एक साहित्यकार, एक मनस्वी, एक लोक के मन और जन की आकांक्षाओं को जानने वाला नेतृत्व ही कर सकता था। ऐसा नेतृत्व जिसने मानव को संसाधन से संपूर्ण मानव बनाने के लिए अपने मंत्रालय के नाम के परिवर्तन की भी योजना की। मैं इसलिए भी रोमांचित हूं कि जहां तक मेरी सूचना है, मानव संसाधन मंत्री के रूप में आपने विश्वविद्यालय के बहुत सारे विभागों को संबोधित किया, लेकिन विश्वविद्यालयों को संबोधित किया, शिक्षण संस्थाओं को संबोधित किया, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में इस विश्वविद्यालय में गांधी की धरती से, गांधी के सपनों की बुनियादी आधारों पर, मूल्य पर आधारित, ईमानदारी पर, निष्ठा पर, राष्ट्र के विकास पर आधारित शिक्षा
निर्मित करने का जो आपने संकल्प लिया है, उस अभियान के लिए प्रथम विश्वविद्यालय जिसको आप संबोधित करने जा रहे हैं वह महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। स्वाभाविक है उसके कुलपति के रूप में मुझे रोमांच होना ही चाहिए। मैं इस अवसर पर आपका इसलिए भी स्वागत करता हूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो अभियान भारत के प्रधानमंत्री ने जून के महीने में भारत को संबोधित करते हुए, जब पूरी दुनिया का जन सहायताएं मांग रहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया और उसका इस देश ने स्वागत किया। वह परिणति को प्राप्त करे, चरितार्थता को प्राप्त करे, इसके लिए जिस प्रकार के व्यापक शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता थी, भारत की भवितव्यता और विश्व की स्थिति को बदलने के लिए जिस प्रकार की भारतीय शिक्षा की आवश्यकता थी, वह साकार होती हुई दिख रही है आपके नेतृत्व में। इसलिए रोमांच होना स्वाभाविक है। ऐसे में इस विश्वविद्यालय में आपने स्वतः यह निर्देश दिया कि मैं विश्वविद्यालय के लोगों से संवाद करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं। मैंने अनुरोध किया कि कुछ भवन है उनका लोकार्पण भी हो जाएगा तो अध्यापकों का उसमें आवास प्रारंभ हो जाएगा। आपने सहर्ष इसके लिए अनुमति दी। व्यस्तता की कल्पना नहीं की जा सकती है। अपने कार्यालय से आप 18 घंटे 20 घंटे घर और कार्यालय मिला करके काम कर रहे हैं। इस कारण से दुनिया में बड़े बड़े देशों ने जब शिक्षा में हथियार डाल दिए, अंतिम प्राथमिकता हो गई, वर्षों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर दिया। ऐसे में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा चल रही है, प्रवेश प्रक्रियाएं चल रही हैं, परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, परीक्षाएं हो रही हैं। विद्यार्थी का 1 वर्ष जाता है तो देश का 1 वर्ष जाता है। इस मान्यता के साथ आने वाली पीढ़ी अपने 1 वर्ष का सदुपयोग करे, श्रेष्ठतम रूप से सदुपयोग करे। इसके लिए आपने इस संघर्ष में एक युद्ध में सेनापति जिस ढंग से प्रथम पंक्ति में आकर के नेतृत्व करता है भारत की ऐतिहासिक परंपरा में, वैसा ही शिक्षा के क्षेत्र में खड़े हुए इस युद्ध में आप हम सबका नेतृत्व करते रहे और हमें भी आपने योद्धा बना डाला और हमें यह साहस जगाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का अपना यत्न और यज्ञ चलता रहेगा। ऐसे माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत कर रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं वर्धा संसदीय क्षेत्र के सांसद, यशस्वी सांसद, वर्धा के लोक मन के नायक, वर्धा के जन के विश्वास के प्रतीक और जिनका इस विश्वविद्यालय के प्रति अहेतुक स्नेह है। जब भी मैंने याद किया है, चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, आप आए हैं, केवल कार्यक्रमों के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ हमसे मिलने बातचीत करने के लिए आए हैं। ऐसे सांसद को इस पवित्र अवसर पर और आपकी उपस्थिति में मंत्री जी साथ साथ पा करके मुझे विश्वास है कि गांधी का जो 150वां वर्ष है, विनोबा का 125वां वर्ष है, इस विशेष वर्ष में चाहे स्थितियां जैसी हों, यह विश्व अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ स्थापित हुआ था और जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं के लिए इस विश्वविद्यालय से आपने कर रखी हैं, हम हिंदी के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं को शिक्षा और शोध की भाषा बनाने, भाषा शिक्षा की दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुवाद का भारतीय भाषाओं में दुनिया भर की भाषाओं से और भारतीय भाषाओं का पारस्परिक अनुवाद का एक जो महान यज्ञ आपने देखा है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के, उसमें विश्वविद्यालय अग्रणी भूमिका निभाएगा। देश के अन्य विश्वविद्यालयों का संयोजन करते हुए उनके साथ जुड़ करके सभी भारतीय भाषाओं में ज्ञान की सामग्री को 1 वर्षों के अंदर हम इतना कर सकेंगे कि सभी विश्वविद्यालय भारतीय भाषाओं में शिक्षा दे सके। इससे हिंदी भी बढ़ेगी, भारत की सभी भाषाएं बढ़ेंगी, अनुसंधान और सृजनात्मक कल्पना के अवसर बढ़ेंगे। यह जो सपना आपने देखा है और जिसको शिक्षा नीति में आपने प्रास्ताविक में ही प्रस्तुत किया है, उसको साकार करने में यह विश्वविद्यालय छोटा है, किंतु आपकी कृपा, आपके समर्थन और आपके नेतृत्व में सक्षम विश्वविद्यालय है। इस विश्वास के साथ और इसमें हमें सांसद जी का पर्याप्त सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। मैं इस सहयोग के आधार पर
आपके विश्वास और आशाओं को विश्वविद्यालय चरितार्थ करेगा, यह सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं और पुनः पुनः आपका स्वागत करता हूं, माननीय सांसद जी का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर वर्धा के जिलाधिकारी महोदय का स्वागत करता हूं। कोरोना के काल में मैं तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते बात करनी पड़ती है और मैं कहता हूं दुनिया में आज कोई सबसे सुरक्षित स्थान है तो वर्धा है। जिसको कोरोना के इस कालखंड में भी सबसे सुरक्षित रहना है, वर्धा में उसका स्वागत है। इस प्रकार की व्यवस्था जिलाधिकारी जी ने निर्मित की और विश्वविद्यालय का भी इस कालखंड में बहुत सहयोग किया है, इसलिए आपके समक्ष उनका भी स्वागत कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम के अवसर पर आपका विश्वविद्यालय परिवार की ओर से पुनः स्वागत करते हुए प्रणाम निवेदित करता हूं और वायदा वही है कि वर्धा आपका शीघ्र आना हो, फिर साहित्य और भाषा के क्षेत्र में कुछ हम नया करेंगे, आपके साथ दिन भर बैठ करके आगे की योजनाएं बनाएंगे। इस अनुरोध के साथ पुनः पुनः स्वागत। धन्यवाद कुलपति महोदय। कुलपति महोदय के स्वागत वक्तव्य के बाद मैं अनुरोध करता हूं माननीय सांसद श्री रामदास तड़स जी से विश्वविद्यालय के लिए मनोगत और शुभेच्छा प्रदान करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विनोबा भावे की कर्मभूमि में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के इस संकेत संकुल आवास के उद्घाटन के उद्घाटक, जिनका मुझे 2014 से पार्लियामेंट में जिनके भाषण नायकने के लिए मैं सुनने के लिए वहां रुका रहता था, जो बिल पे चर्चा करते थे, प्रश्न पे चर्चा करते थे, ऐसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी, जिन्होंने ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कमांड संभाली है। मैं देखता रहा कि इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो देश प्रदेश के स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वो संभालने का काम जिन्होंने किया है, वो यहाँ के कुलपति राजेश कुमार जी, यहाँ पे उपस्थित जो कुलपति जी ने बोला है कि 2 महीने में एक भी पॉजिटिव कोविड यहाँ पे नहीं मिला, उसके ऊपर हमको बख्शीश भी जिलाधिकारी को मिला है। ऐसा यहाँ के जिलाधिकारी विवेक जी भीमनवार जी, यहाँ पे उपस्थित प्रति कुलपति जी हनुमान प्रसाद जी, चंद्रकांत जी रागीट, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे आज हर्ष हो रहा कि आप यहाँ पे जो कर्मचारी को रहने के लिए आवास का निर्माण किया है और उसका उद्घाटन ऑनलाइन से आपके हाथ से हुआ है। ये कोविड नहीं रहता तो आपको हम यहाँ पे लाते थे, लेकिन ये ऐसी शिक्षा है कि देश विदेश से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। सर, यहाँ का परिसर देखने लायक है। एक टेकड़ी में यहाँ का परिसर है। जब मैं एमएलए था तब यहाँ का भूमि पूजन हुआ था, अभी सांसद हूं, यहाँ का पूरा परिसर देखने को मिला है। और मैं तो कुलपति जी का धन्यवाद मानता हूं कि जब कोई भी काम यहाँ पे रहा तब तक मेरी याद करते हैं। कोई उद्घाटन रहा, कोई काम रहे, और स्टूडेंट को मार्गदर्शन करने का काम वो यहाँ पे करते हैं। ये देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में
नई शिक्षा नीति तैयार होगी, जो यहाँ के देश के आखिरी झोपड़ी तक स्टूडेंट को शिक्षा मिलेंगी, उसका लाभ मिलेगा। आपके नेतृत्व में ये शिक्षा अभियान आगे तो जा रहा है, लेकिन ऐसा ये जिला है कि जिले में गांधी जी ने सबसे ज्यादा वास्तविक किया है। साबरमती से निकले गांधी जी और एक शपथ लेके निकले कि जब तक ये देश को मैं आजादी दिलवा नहीं सकूंगा तब तक मैं वापिस ले जाऊंगा। और 14 साल इस जिले में सेवाग्राम में गांधी जी रहे और ये यहां से इस देश को स्वतंत्र मिलने का सौभाग्य इस देशवासियों को मिला है। मैं आपसे विनती करता हूं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जब आप आएंगे तब यहाँ का परिसर, यहाँ की शिक्षा नीति, यहाँ के स्टूडेंट, देश बाहर से लोग आते हैं, ऐसा परिसर कभी, ठीक है आपके इधर तो होगा, परिसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ का जो परिसर है वो इतना निसर्गजन्य परिसर है। मैं आपको यहाँ पे धन्यवाद देता हूं और जब जब हमको काम मिलेगा तब तक हम आपका सहकार्य लेते रहेंगे। आपके शिक्षा नीति में सहयोग मिलेगा। मैं फिर से आपको यहाँ पे धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्द को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय, आपका स्नेह विश्वविद्यालय को लगातार मिलता रहा है। इसके उपरांत संस्कृत में एक श्लोक पठ तैयार किया गया है। मैं मंचासीन सभी आदरणीय महानुभावों से अनुरोध करता हूं कि कृपया उसका अनावरण करें। आइए। माननीय मंत्री जी, इस विश्वविद्यालय में संस्कृत का पूर्णक्षम विभाग स्थापित हो गया है। विभाग के अध्यापकों की इच्छा थी कि जब आपके कर कमलों के द्वारा लोकार्पण होगा तो उन्हें आपके मुख्यमंत्री दिनों की याद आ गई कि आपने उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया था। तो उन्होंने उस लोकार्पण के अवसर को अभिलक्ष्य करके 2 श्लोक रचे हैं, उसका भी पट्ट तैयार कराया है और यह उसी शिलापट्ट के साथ लगेगा। इसका अनावरण सांसद जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आपके प्रतिनिधि बहुत होकर के करें। मैं इसको पढ़ता हूं। लोकाय अर्पितोयम साकेतः शिक्षा मंत्री स्मृत मुख रमेश पोखरियाल को रम्ये काव्ये प्रतिपल रतो बहिबुध मानद वर्धाख्यातो जन सुखद रामदास सांसदो मान्यः शुक्लः कुलपति पदो रजनीशक एतेषाम्यः संगमे मतिमतां भद्रे त्रयाणां सतां मान्यानां जनभाव विस्तृति धिया विद्या निमग्नात्मनां सत्साकेत संकुलाख्य भवनस्याद्य संजायते पुण्ये श्री हरितालिका शिवदिने लोकार्पणम पाणिभ्ये। और इसी के साथ शिव की उपासना के दिन इस हरितालिका तीज को अभिलक्ष्य करके भी माननीय मंत्री जी और समस्त शिक्षा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी आ रही है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वचन का फैज की 2 लाइनों से आपको आमंत्रित कर रहा हूं।
गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, कृपया अध्यक्ष जी उद्बोधन देने का कष्ट करें। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहां पर उपस्थित और मेरे अभिन्न मित्र, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू सांसद आदरणीय श्री रामदास जी, अंतर्राष्ट्रीय इस हिंदी विश्वविद्यालय जो महात्मा गांधी जी जिन्हें हमने हमेशा राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया है, इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बहुत ही यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, हमारे दोनों कुलपति डॉक्टर चंद्रकांत जी, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, और यहाँ के रजिस्ट्रार कादर नवाज खान जी, यहाँ पर उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारी वर्ग, सभी अधिष्ठाता वर्ग, सभी संकाय, सभी प्राध्यापक और विश्वविद्यालय के सभी इस परिवार के सभी सदस्य और बाहर से जो हमारे जनप्रतिनिधि और अतिथिगण आए हैं, इन सभी को मैं इस अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूं। जबकि एक बहुत अच्छे अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं और ऐसी परिस्थितियों में जबकि ये कोरोना का महासंकट से पूरी दुनिया गुजर रही है, ऐसे वक्त पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं एक अच्छे लक्ष्य के लिए। और फिर जिन गुरुजनों को ये 56 आवास साकेत कुलम के रूप में आज समर्पित हो रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मेरी शुभकामना, बहुत सारी बधाई हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके मन में रहा होगा कि यहाँ पर जो गुरुजन लोग हैं, हमने तो हमेशा आचार्य देवो भव कहा है। हमारी तो संस्कृति ही गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने तो गुरु को सब कुछ माना है, और क्यों न माने, क्योंकि हम हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। उस गोविंद तक भी जाने का रास्ता गुरु का ही है। और मैं समझता हूँ कि इसलिए आज जो रजनीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो गुरुजन वृंद का सम्मान हुआ है, और जो आज 56 आवास उनको समर्पित हो रहे हैं, मुझे भरोसा है कि इन आवासों के अंदर वो मन बसेंगे जो भारत को उसके गौरव तक आगे लेकर के जाएंगे। और उन आवासों के अंदर जब भी वो प्रवेश करेंगे तो उनको महात्मा गांधी की सत्य, प्रेम और अहिंसा की खुशबू नजर आएगी, दिखाई देगी, महसूस होगी। उन आवासों के अंदर जब भी पदार्पण करेंगे, जब भारत का वैभव और गौरव दिखाई देगा, जब इस देश को विश्व गुरु कहा गया है, जब इस देश के बारे में एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, तो वो बार बार उनको जब याद दिलाता रहेगा तो वो गुरुत्व का जो भाव है वो उनके शिष्यों तक जाएगा, और वही शिष्य पूरी दुनिया में एक बार मेरी भारत माँ को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर गरिमा दे करके हमारा मान बढ़ाएंगे। और इसी शुभकामना देने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूँ। वैसे भी हम लोगों का ये सौभाग्य है कि जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमारे देश की आज़ादी में अपना तिल तिल खपाया, मैं समझता हूँ उस महात्मा ने किस तरीके से, क्या विजन था महात्मा का, किस तरीके से पूरे समाज को, पूरे देश को एकजुट करके, और कितनी आग अंदर रही होगी लेकिन कितनी शांति से उस आग को उठा करके, फैला करके उसका प्रकाश फैलाने का जो काम हमारे हृदयों तक उन्होंने किया, वो सामान्य बात नहीं है। और जैसे कि अभी
रजनीश जी आपने कहा और रामदास जी कह रहे थे कि ये वो धरती है जिसमें महात्मा की ये वो स्थली रही है, साधना की स्थली रही है, जिसमें साधना करके राष्ट्र भक्ति की बयार को तैयार किया गया है। और मैं देख रहा था कि ये तालीम भी महात्मा गांधी जी ने वहीं पर शुरू किया था, और जो उनकी ये जो तालीम थी उसी का एक स्वरूप के रूप में हम नई शिक्षा नीति को लेकर के आए हैं। इसलिए मैं वर्धा के लोगों को वैसे भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये वर्धा सामान्य धरती नहीं है, ये वर्धा की धरती पर जो भी लोग हैं, जो भी लोग जाते हैं, जो भी लोग बसते हैं, जो भी लोग वहां पर विचरण करते हैं, निश्चित रूप में उनके मन के अंदर महात्मा की वो आत्मा प्रदर्शित होती होगी, जो लगातार उसको आंदोलित करती होगी कुछ नया काम करने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, पीढ़ी के लिए कुछ करने के लिए, मानवता के लिए कुछ करने के लिए, सत्य अहिंसा और प्रेम के लिए कुछ करने के लिए। ये जो सूत्र सत्य अहिंसा प्रेम का महात्मा दे दिया, आज पूरी दुनिया के लोगों को महसूस होता है कि उसको सत्य का जो रास्ता है वही असली रास्ता है। जो प्रेम है वो नहीं है तो ये मनुष्य मनुष्य नहीं है, ये पत्थर से भी बदतर हो जाएगा। और जो अहिंसा है वो सबसे बड़ा हथियार है। और मैं समझता हूं कि जो रास्ता अहिंसा का उन्होंने किया, प्रेम का दिया, आज बड़ी बड़ी बातें दुनिया के लोग करें, लेकिन सूत्र के रूप में महात्मा ने जिन जिन बातों को दिया, अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे मन में आया, जब मैं अल्मोड़ा के प्रवास पर था, वहां पर मुख्यमंत्री था, तो जैसे कि अभी संस्कृत के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। हाँ, ये बात सही है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया। और मुझे ये कहते भी गौरव है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और द्वितीय राजभाषा संस्कृत को बनाया, तब मेरे मन में शंका थी कि तमाम प्रकार के सवाल खड़े होंगे और तमाम प्रकार के लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का गौरव महसूस होता है बोलते हुए कि लगभग 53 देशों के लोगों ने, और जिसमें बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने बधाई दी कि संस्कृत को आपने द्वितीय राजभाषा करके मानवता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो दुनिया इस बात को महसूस करती है कि यहाँ जो संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत हमारे ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की वो थाती है, वो भंडार है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। और इसलिए ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि जब मैंने देखा तो गांधी जी जब अल्मोड़ा आए थे, कौसानी में गए थे, और जिस तरीके से उन्होंने फिर वहां चरखा शुरू किया बागेश्वर में, जब मैंने उस समय देखा तो मैं तो हतप्रभ था कि किस तरीके से गांधी जी ने वहां पर लोगों को एकत्रित करके काम किया। हिमालय की अंतिम छोर पर बागेश्वर जैसे जो पिथौरागढ़ जिले का एक अभी हाल में वो अलग जिला हुआ होगा, उस समय पिथौरागढ़ के हिस्से में था वो पूरा कुमाऊं। एक कमिश्नरी तो बाद में हुई, वो पहले उत्तराखंड के 3 जिले हुआ करते थे। बहुत उस समय जब गांधी जी के समय में, तो वहां तक पहुंचना और वहां तक नई तालीम दे करके लोगों को खड़ा करना, और मेरे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की, वो उसका साकार रूप गांधी जी ने किस किस रूप में करके दिखाया है। और तब मैं कौसानी के जब आया और मैंने देखा कि वहाँ अनासक्ति आश्रम जब मैंने देखा, तो आप समझ सकते हैं, अभी मेरे मन में आया क्योंकि मैंने हिमालय में विवेकानंद लिखा, क्योंकि विवेकानंद भी कसार देवी में उन्होंने साधना की थी और हिमालय से वो शिकागो गए थे, जब उन्होंने पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का ध्वज फहराया था, और फिर लौट करके वही अल्मोड़ा में आए थे, कसार देवी में, मायावती में वो आए थे। तो अभी जब मेरा प्रवास हुआ, फिर मैंने जब गांधी जी के उसमें देखा, अनासक्ति योग लिखा गांधी जी ने वहीं पर, और किस तरीके से आप जरूर जरूर करके, रजनीश जी मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे यहाँ से निकलने वाला कोई भी छात्र छात्रा वो गांधी जी के बारे में योद्धा बन करके निकले। पूरी दुनिया को जरूरत है ऐसे गांधियों को। हम गांधी निकालेंगे अपने इस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय से, जिन गांधियों को पूरी दुनिया को जरूरत है।
उस सच की जरूरत है, उस प्रेम की जरूरत है, उस अहिंसा की जरूरत है, उस विजन की जरूरत है, उस मिशन की जरूरत है, उस आत्मीयता की जरूरत है, उस सौहार्दता की जरूरत है, और मैं उस संस्कृति की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उस आत्मनिर्भरता की जरूरत है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब मैंने अनासक्ति योग को पढ़ा तो मुझे लगा कि कैसी विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे होंगे हमारे महात्मा। हर चीज को उन्होंने किस तरीके से पकड़ करके उसको आगे ले जाने की कोशिश की, और हर चीज इस मानवता पर केंद्रित करके किया है। जो हमारी संस्कृति है, हम पूरी दुनिया में, हमारा जो विजन है पूरी दुनिया में, कौन कह सकता है दुनिया में कि ये सारी दुनिया को कोई अपना परिवार माने। यहाँ तो अपने परिवार के 2 भाई रहते, वो भी कई बार तो पूरी दुनिया में और दुनिया के देश इस बात को महसूस भी नहीं कर सकते हैं। हमने गांधी जी के उस परिवेश में और भारत की उस संस्कृति ने जब इस वसुधैव कुटुंबकम की बात कही होगी, एक और तो अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना कुटुंब माना छोटी बात नहीं है। जिसमें ताकत होगी वही सारे संसार को अपना कुटुंब मान सकता है, और ये भारत में ही ताकत थी कि पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मान करके उसके संरक्षण की ताकत रखता है। तो जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर सकता है कि नई धरती पर जब तक एक भी इंसान दुखी होगा तब तक सुख का एहसास नहीं कर सकता। और वैसे भी माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, जिस पूरी धरती को अपना माँ कहने वाले हिंदुस्तानी है। और इसलिए गांधी जी का जो विचार था, गांधी जी का जो मन था, गांधी जी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को अपने उन विचारों में समाहित करने की कोशिश की, मानवता के संरक्षण और भारत की संस्कृति के वो योद्धा पुरुष, मैं समझता हूं कि उनको आज की पीढ़ी को जरूरत है। न केवल पीढ़ी को जरूरत है, आम आदमी को जरूरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है। यदि दुनिया में सुख शांति प्रगति चाहिए तो गांधी के विचारों को जरूर लोगों को अपने में समाहित करना पड़ेगा, उसकी जरूरत है। और ये विश्वविद्यालय, क्योंकि महात्मा गांधी जी के ये सपनों को इसने साकार करना है, ये विश्वविद्यालय उनके नाम पर है। और भारत की जो पहचान है वो हिंदी है दुनिया में, और इसलिए अब उसमें अभिव्यक्ति भी है, संस्कृति भी है, और प्रकृति भी है, सभी प्रवृत्ति भी है। और मैं समझता वो हिंदी में सब कुछ, बहुत कुछ समाया है। मेरा संस्कृत और हिंदी, वैसे तो अभी जब हम नई शिक्षा नीति को लेकर आ रहे हैं तो हम बहुभाषीय, हमारे देश के संविधान में 22 भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, हमारी उड़िया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हमारी 22 बहुत खूबसूरत भाषाएं हैं। हम उनको ताकत देंगे। हर भाषा का अपना ललित्य है, हर भाषा का अपना सौंदर्य है, हर भाषा की अपनी वैज्ञानिकता है, हर भाषा का अपना सामर्थ्य है, हर भाषा की अपनी शब्द शक्ति है। और मेरे तो हिंदी है, मेरी हिंदी तो इन्हीं सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित करके हिंदी पूरी दुनिया के वैभव के रूप में विकसित होगी। मुझे भरोसा है कि आज भी हिंदी का जो शब्द संसार है वो पूरी दुनिया में सबसे सशक्त शब्द संसार है। ये तो इतना बड़ा कोश किसके पास है, किसके पास है? हिंदी में लाखों, लगभग 4 लाख के आसपास, तो ज्यादा आप बता पाएंगे कि 4 लाख से भी अधिक शब्दकोश यदि हिंदी में है, दुनिया की कौन भाषा ऐसी है जिसमें इतना बड़ा शब्दकोश होगा और सबको समाहित करने की क्षमता है, एक सूत्र में पिरोने की ताकत है। और इसलिए इसकी जरूरत है आज इसकी जरूरत है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था, हलचल मची थी। दुनिया को लगा कितनी लालित्य है, हिंदी में लालित्य है, हिंदी में जीवंतता है, हिंदी में आदमी को समझने की ताकत है, समझाने की ताकत है। हिंदी के शब्द अंदर तक थिरकन पैदा करते हैं। हिंदी के शब्दों में शब्द, क्योंकि शब्द तो ब्रह्म है, और ये जब शब्द ब्रह्म है, जब बाहर निकलता है तो ताकत के साथ वो अंदर प्रवेश करता है, किसी भी मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। और वही शब्द हैं जो आदमी को झकझोरते हैं, वही शब्द हैं जो आदमी को उठाते हैं, वही शब्द हैं जो आदमी को आगे जाने की प्रेरणा देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में मार्ग निकालने का सामर्थ्य देते हैं। और इसलिए हिंदी इस दिशा में बहुत समर्थ है। मैं ये समझता हूं कि ये विश्वविद्यालय, सौभाग्य से ये विश्वविद्यालय ये
उस हिंदी के उत्थान की दिशा में आगे बढ़ रहा होगा। और जहां रजनीश शुक्ल जैसे बहुत मेहनती और विजनरी व्यक्ति हों, वहां उस विश्वविद्यालय उस शिखर को चूमेगा, ऐसा मैं भरोसा कर सकता हूं। और पूरी दुनिया में एक बार फिर जिस तरीके से मैं अभी देख रहा था, आपके तमाम दुनिया के देशों में के छात्र यहाँ आते हैं। मैं ये समझता हूँ ये तक्षशिला और नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया की आत्मा बन जाइए। आपका जो हिंदी है, सभी भाषाओं में जितनी भी मेरी ये भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं के सुखद और समृद्ध ग्रंथ ये सभी हिंदी में अनुवादित हो जाएं। सब लोग एक दूसरी भाषा के निकट आ जाएं। क्योंकि जब मैं पीछे के समय में भी संस्कृत के 3 विश्वविद्यालय मैंने बनाए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए, तब ये चर्चा हो रही थी। रामदास जी को मालूम है कि कुछ लोगों ने कहा साहब ये संस्कृत क्या है, संस्कृत तो मरी हुई भाषा है। तो मैंने फिर ये समझाने की कोशिश की, संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत तो जीवंतता है। संस्कृत इस देश के ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान का भंडार है। हम जितना उससे निकाल सकते हैं। दुनिया के 250 से भी अधिक देश संस्कृत को पढ़ाते हैं। विश्वविद्यालय दुनिया के 250 से भी अधिक विश्वविद्यालय आज संस्कृत पढ़ाते हैं और शीर्ष विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं। ऐसे हिंदी के प्रति भी लोगों में, अभी जब मैं जापान जाता हूँ, यूरोपीय देशों में जाता हूँ, मुझे याद आता है कि 2007 में हम्बर्ग विश्वविद्यालय, जब मैं जर्मनी गया था, मेरी एक पुस्तक उस विश्वविद्यालय ने 2007 में अपने पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा में लगाया था। तो वो हिंदी के प्रति उनकी जो विभाग अध्यक्ष थी, वो कहती थी हिंदी इतनी खूबसूरत भाषा है। हिंदी के प्रति इसलिए हमने हिंदी और 2-3 भाषाओं को लेकर के एक संयुक्त रूप में एक मंथन की प्रक्रिया भी चलाई थी। मुझे लगता है कि जब मैं पीछे के दिनों में यूनेस्को में था, तो दुनिया के 191 देशों से जो सीधे संवाद हुआ है, वहां निश्चित रूप में पूरी दुनिया के लोगों के मन में भी इस हिंदी के प्रति बहुत अच्छी आस्था है। इसको हम कैसे सरसा सकते हैं, भारत की भाषाओं के साथ सौहार्दता का वातावरण बना करके कैसे बढ़ सकते हैं, वैसे हम लोगों ने कोशिश की है। अभी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, क्योंकि जो बच्चा है जिस भाषा को बोलता है, उसकी मातृभाषा, उसकी क्षेत्रीय भाषा, जिस भाषा में वो बोलता है उस समय उसमें ज्यादा अभिव्यक्ति उसकी होती है। इसलिए 5वीं तक कक्षा, प्राथमिक पाठशाला तक वो अपनी मातृभाषा में सीखे। 8वीं तक हो सके तो बहुत अच्छा। और हमने तो सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकता है। तभी ये भाषाएं जिंदी रहेंगी। मेरी 22 भारतीय वैसे तो हजारों भाषाएं हैं, और यूनेस्को ने इस बात की चिंता की है कि भारत में जो भाषाएं हैं, बोलियां बहुत तेजी से लुप्त हो रही हैं। हमको इनको बचाना है, हमारी वो पहचान है, हमारी तमाम हजारों बोलियां हैं, उनको हमको बचाना है। जो हमारे भारतीय संविधान में जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, इनको हर कीमत पर बचाना है। हमको हर कीमत पर इस खुशबू को बरकरार रखना है। और उसमें उनका एक सशक्त गहना हिंदी भी है, जिसको पूरा देश बहुत अच्छे तरीके से महसूस करता है। उसको लगता है कि ये समन्वय, बीच में एक दूसरे को जोड़ने की ये भाषा है, इसको सरल हो। कई बार मैं देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ शासन में रहता हूँ, तो ऐसे हिंदी के शब्द रख रहे हैं डिक्शनरी में डाल करके, तो आदमी बोलेगा ये हिंदी तो भगवान बचाए, इस हिंदी से ये दशा है। ये इस तरीके के क्लिष्ट शब्दों को डालने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदी बहुत सहज है, सरल है, और उस सहज और सरल भाषा में हिंदी ज्यादा अपनी अभिव्यक्ति को दे सकती है। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा रजनीश जी, एक कमेटी का गठन करके इस दिशा में भी जो शासकीय काम है, आप उस राज्य में जो राज्य जहां हैं, उनको हिंदी के जो शब्द हैं, सरल भाषा में जो हमारे अधिनियम बनते हैं, तमाम शासकीय काम होते हैं, वो सरल भाषा में कैसे हो सकते हैं, ये इसकी भी जरूरत है। इसको भी एक अभियान लेकर के करने की जरूरत है। और निश्चित रूप में गांधी जी ने तो हमेशा इस कहा कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं, वो तो गूंगा है। हमारे अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस देश की अपनी भाषा नहीं है, वो देश कभी बहुत आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसलिए हम हिंदी, क्योंकि एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा है,
सभी भाषाओं को सौहार्दता के साथ जोड़ करके चलने वाली भाषा है। हम सभी भाषाओं को पूरा सम्मान देते हुए इसको सबके बीच एक सौहार्दता के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि ये विश्वविद्यालय आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। वो जो छटपटाहट है देश और दुनिया की, और जो हिंदी की गरिमा पीछे के समय में लोग चर्चा करते हैं, मैं सोचता हूं अब वक्त आ गया, पीछे रोने के बजाय आगे दौड़ना चाहिए। आगे प्रवेश बना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको नए भारत के निर्माण की हमारी संकल्पना है। ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, जो स्वस्थ भारत हो, जो सशक्त भारत हो, जो समृद्ध भारत हो, जो आत्मनिर्भर भारत हो, जो श्रेष्ठ भारत हो, जो एक भारत हो। और उसके लिए भी उन्होंने तकनीकी दृष्टि से, भाषाओं की दृष्टि से तमाम रास्ते दिए हैं। और जहां हम भारतीय भाषाओं को और सशक्त करने की मंशा रखते हैं, वहीं मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है। हम मेक इन इंडिया क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोलेंगे मेक इन जापान और मेक इन चाइना? हमें सामर्थ्य है, हमारे छात्रों में कौशल है, हम उसका समन्वय करेंगे। उनका कौशल का समन्वय करके हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ, जैसे पीछे के समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ये नई शिक्षा नीति आई है, वो नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की आधारशिला होगी। और निश्चित रूप में जो अभी रजनीश जी आपने कहा कि 185 वर्षों के बाद ये अपने भारत की अपनी नीति आई है, लोगों में बहुत खुशी है, पूरे देश में उल्लास और उत्साह है। अभी आप ही ने प्रधानमंत्री जी के भाषण को दिखाया है, जब आप सभी शिक्षाविदों लोगों से प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे वार्ता की थी, और उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ होगा, सबसे बड़ा। किसी भी नीति पर आज तक दुनिया में इतना बड़ा परामर्श कभी नहीं हुआ है। और मैं समझता हूं कि इसीलिए पूरे देश एकजुट होकर के और आगे बढ़ रहा है। पूरा देश ये महसूस करता है कि नहीं, अब उसको अपनी शिक्षा नीति में मिली है। ये शिक्षा नीति जहां जमीन पर खड़े होकर के भारतीय मूल्यों से जुड़ी शिक्षा नीति, उसकी आधारशिला वो भारतीय ये जो जीवन मूल्य है वो होगा, तो वो ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, अनुसंधान में भी, प्रौद्योगिकी में भी बहुत तेजी से अंतरराष्ट्रीय फलक पर जाकर के खड़ी होगी। हम अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अभी हमने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप का जो बहुत तेजी से वो मिशन बनाया, वहीं हमने स्टडी इन इंडिया, अब भारत को जानो, भारत को पहचानो, भारत को अध्ययन करो। और स्टडी इन इंडिया के तहत हजारों छात्र, 50,000 से भी अधिक छात्र इस समय हमको स्टडी इन इंडिया के साथ दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हमने स्टे इन इंडिया किया है। अभी हमारे यहाँ से 7 लाख, 7.5 लाख बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। अब हमने छात्रों से कहा क्या मिलेगा विदेशों में जो मिल सकता हो, हमारी धरती में सामर्थ्य है। यहाँ हमारी शिक्षा बहुत उन्नत शिक्षा है, इसको और मजबूत करेंगे हम। और इसलिए स्टे इन इंडिया, क्योंकि हमारी प्रतिभा और पैसा दोनों विदेशों में चला जाता है। यदि 7.5 से 8 लाख छात्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष का ये बाहर चला जाता है। और जो प्रतिभा जाती है फिर लौट कर नहीं आती, उन देश के लोगों का विकास करने में जुटी रहती है। यदि आप इसका परीक्षण करेंगे और एक अनुसंधान करेंगे, एक सर्वे करेंगे, तो आपको लगेगा कि दुनिया में शीर्ष स्थानों पर भारत के लोग बैठे हुए हैं और वो उस देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारी प्रतिभा, हम मेरे देश को विकास में योगदान देंगे, हमारा पैसा भी बचेगा या हमारी प्रतिभा भी बचेगी। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे देश की संस्थाएं कमजोर हैं। मैंने अभी पीछे के दिनों में कहा था, यदि हमारे संस्थान में उत्कृष्टता नहीं है तो ये चाहे गूगल है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट जैसे दुनिया की शीर्ष कंपनी का सीईओ कौन है, वो मेरी धरती से पढ़ करके, हिंदुस्तान की धरती से पढ़ करके गया हुआ है। यदि अमेरिका की ही शिक्षा में बहुत अच्छा था तो फिर हम मेरे IIT से पढ़ करके लोग उन बड़ी कंपनियों को सीधे सीधे कैसे लीडरशिप दे रहे हैं, और तमाम सैकड़ों हजारों। तो हमारे देश में सामर्थ्य है। हमारी अब शिक्षण संस्थाएं बहुत तेजी से उस जो छोटे मोटे गड्ढे भी थे उनको पाटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आज इस अवसर पर
जबकि हम अपने गुरुजन लोगों को ये 56 आवास उनको समर्पित कर रहे हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और उससे पहले रजनीश जी आपने 5 सितंबर से पहले इसका लोकार्पण करा करके उनको जो समर्पित किया है, ये शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को एक अच्छी भेंट आपने दी है, इसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और उन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। हम लोगों ने तय किया है कि 5 सितंबर को पूरी दुनिया का सबसे सुंदरतम दिन मनाएंगे। 5 सितंबर शिक्षा दिवस है और पूरी दुनिया में देश के जो 1000 विश्वविद्यालय हैं, ये 45,000 जो डिग्री कॉलेज है, ये 16 लाख जो स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी जो अध्यापक हैं और ये जो 33 करोड़ से भी अधिक अमेरिका की जनसंख्या से भी अधिक मेरे छात्र छात्राएं हैं, ये सारे 5 तारीख को उत्सव मनाएंगे, शिक्षक दिवस मनाएंगे, आचार्य देवो भव कहेंगे। और इसलिए अभी से आप इस अभियान को कैसे करके एक बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम दुनिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। हमने ये तय किया कि दुनिया में तमाम देश हैं, तमाम ऐसे देश हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं, तमाम ऐसे देश जो हिंदी पढ़ाते हैं, तमाम ऐसे देश हैं, लगभग 250 तो सीबीएसई बोर्ड के मेरे स्कूल हैं, 25 देशों में तो हमारे स्कूल हैं, शीर्ष पर हैं वो। तो उन सभी पूरी दुनिया के देशों में भी उनको भी कहेंगे तुम भी आचार्य देवो भव कहो। आज हिंदुस्तान के जो आचार्यगण हैं उनको अभिनंदन करो। और इसलिए 5 तारीख को पूरा छात्र, अभिभावक, अध्यापक सब मिलकर के इस उत्सव मनाना चाहते हैं हम, क्योंकि देश की पहली शिक्षा नीति आ रही है अपने भारत की धरती पर खड़ी होकर के, जो विश्व की प्रतिस्पर्धा पर जाएगी। और इसलिए 5 तारीख को ये आप अभी से बहुत अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करेंगे और 5 से लेकर के 25 सितंबर तक हम इस नई शिक्षा नीति को, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक लेकर के जाने वाले हैं। तो किस तरीके से नीचे तक जाएगा, ब्लॉकों तक जाएगा, किस तरीके से ये जिलों में बड़े बड़े सेमिनार होंगे। मेरे देश का बच्चे को भी लगना चाहिए, हाँ नई शिक्षा नीति आई है जो नए भारत का भविष्य का निर्माण करेगी, जो स्वर्णिम भारत की स्थापना करेगी। ये है सही नई शिक्षा नीति, जो स्वर्णिम भारत की स्थापना करेगी। और इसलिए इसको एक अभियान के तहत हम लोग देखेंगे। मेरा भरोसा है कि आप उन अभियानों में भी अपना योगदान देंगे। एक बार जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनको मैं देख रहा हूं सबको, वो उन सभी लोगों को तो मैं अभिनंदन करता हूं। सब अध्यापक गण को भी उनका बधाई देना चाहता हूं उनको। और जो लोग दूर से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और एक बार रजनीश जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और आप इस वर्धा विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया में शिखर तक लेकर के जाइए। कोई देश ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो आपके इस विश्वविद्यालय से न जुड़े, जो हिंदी सीखने के लिए न आए। ऐसी स्थिति पैदा आप कर दीजिए और मुझे भरोसा आप करेंगे और मैं आपके साथ हूं इस दिशा में। आप पूरी दुनिया का कोई देश नहीं छूटना चाहिए, जो देश ये ना कहे कि मैं वर्धा में जाकर के मेरे बच्चा अध्ययन करेगा, और वो गौरव उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी की वो धरती है जहां से वो कोई ऐसा बीज मंत्र लेकर के जाएगा जो उसका जीवन बहुत शिखरता पर जाएगा। तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और अध्यापकों को एक बार बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन प्रतिकुलपति जी करें, उसके पहले मैं रोक नहीं पा रहा हूं माननीय मंत्री जी, एक तो 5 सितंबर के बारे में आपको कुछ अवगत कराना ही है मुझे। इस विश्वविद्यालय ने तय किया है कि 5 सितंबर को 23 वर्षों में इस विश्वविद्यालय से दुनिया भर में पढ़ करके गए हुए सभी विद्यार्थियों का एकीकरण करेंगे, ऑनलाइन माध्यम से उनको जोड़ेंगे और उनके लिए दिन भर के कार्यक्रम की योजना बनाई है। उसमें भारत में जो शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन से अवगत कराते हुए आग्रह करेंगे कि आइए भारत, आइए गांधी की धरती पर, और फिर एक बार इस दुनिया को कोरोना के बाद की सभ्यता के लिए जो शिक्षा चाहिए वो भारत से मिलेगी।
एक तो यह आपसे अनुरोध करना था कि आपकी अपेक्षा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए हम कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करेंगे। दूसरा कि इस विश्वविद्यालय ने, जब आपने शिक्षा नीति की घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, संविमर्श के लिए आह्वान किया, तो इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने नई शिक्षा नीति पर अपनी तुरंत की प्रतिक्रिया करते हुए एक पूरी पुस्तक निकाली है और आप अवगत भी हैं कि उसका वितरण भी हमने आपकी अनुमति से प्रारंभ कर दिया है। 1 महीने के अंदर इस विश्वविद्यालय को जो विद्या स्थान प्राप्त हैं, उन विद्या स्थानों में नई शिक्षा नीति के आलोक में किस प्रकार का कार्यक्रम में परिवर्तन आना चाहिए, पाठ्यविधि में परिवर्तन आना चाहिए, किस प्रकार से सर्वांगीण पूर्णतावादी और सृजनात्मक कल्पना को जन्म देने वाली, अनुसंधान को गति देने वाली और नए भारत के निर्माण का साधन बनने वाली शिक्षा सभी विद्या स्थानों में हो, इसके लिए एक पुस्तक विद्या विशेष में परिवर्तनों की आवश्यकता और उसकी प्रक्रिया को केंद्रित करते हुए 1 माह के पूरे 25 सितंबर को हम आपकी सेवा में जरूर प्रस्तुत करेंगे और उसे ई बुक के फॉर्म में पूरी दुनिया को भी भेजेंगे। इस अनुरोध के बाद फिर मैं अत्यंत कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। यह निवेदन करते हुए प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी से अनुरोध करता हूं, आप सहित समस्त अतिथियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। मित्रों, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि बापू की इस तप और आचरण से पवित्र हुई धरती पर स्थापित इस महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में बापू के आराध्य श्री राम के साकेत के विराट रूप का उसकी लघु प्रतिकृति साकेत संकुल के रूप में भारत के माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ऑनलाइन लोकार्पित हुई है। इस सौभाग्य के लिए हम सब की ओर से, पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस विश्वविद्यालय के साथ हृदय का संबंध है। वह हिंदी के निरंतर सृजनरत सर्जक हैं, रचनाकार हैं, हम सब परिचित हैं। उस कारण से इस विश्वविद्यालय के लिए उनका विशेष स्नेह है और वह स्नेह इस विश्वविद्यालय की प्रगति और उन्नति का हेतु बनेगा, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं और अपने विश्वास पूर्ति की कामना के साथ उनके प्रति उसके लिए भी अग्रिम धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए मैं इसलिए भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए, भारत की अनेकानेक मातृभाषाओं के लिए जिस प्रकार की चिंता की गई, जिस प्रकार का सत्संकल्प उसमें व्यक्त किया गया है, वह जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने कहा कि वो 185 वर्ष बाद भारत अपनी भाषा में बोलना, सोचना, पढ़ना, लिखना आरंभ करेगा। उस दृष्टि से निश्चित रूप से यह दस्तावेज अनूठा है और इस अनूठे दस्तावेज की तैयारी के लिए, उसके नेतृत्व के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए पुनः पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मैं हमारे वर्धा संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद आदरणीय श्री रामदास तड़स जी, जो हमारी इच्छा मात्र से हम लोगों के बीच हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं और इस विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए, इस विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए निरंतर चिंता करते रहते हैं। ऐसे अभिभावक के रूप में यहाँ उपस्थित पाकर हम उनके प्रति भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
वर्धा जिले के जिलाधिकारी, जिनके कारण वर्धा विश्व का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय परिसर पूर्णतः कोरोना मुक्त है। एक भी प्रकरण पूरे विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। इसमें जिलाधिकारी जी की जो भूमिका जिले में रही है, जो सक्रियता उनकी रही है, उस सक्रियता के लिए, उस श्रम के लिए, उस चिंता के लिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि वे यहाँ हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग इस विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत हैं, उनके प्रति आभार की औपचारिकता है, इसलिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अन्यथा समूचा मार्गदर्शन उनका है, नेतृत्व उनका है, संकल्प उनका है, दृष्टि उनकी है। हम लोग केवल उनकी क्रिया शक्ति हैं, तो इसलिए उनके प्रति औपचारिक आभार और औपचारिक धन्यवाद जरूर ज्ञापित करता हूं। अन्यथा यह सब कुछ उन्हीं का है, तो उनके लिए अलग से आभार व्यक्त करने की आवश्यकता शायद न होती। हमारे विश्वविद्यालय परिवार के हमारे सभी साथी, हमारे साथी प्रतिकुलपति प्रोफेसर चंद्रकांत रागित जी, कुल सचिव श्री कादर नवाज खान जी, समस्त विद्यापीठों के अधिष्ठातागण, हमारे अन्य वरिष्ठ आचार्यगण और विश्वविद्यालय परिवार के समस्त परिजन जो इस लोकार्पण समारोह से जुड़े हुए हैं और साकेत संकुल के लोकार्पण से, जैसा मैंने निवेदन किया माननीय मंत्री जी कि विराट साकेत की लघु प्रतिकृति के वर्धा की तपापूत धरती पर, बापू की तपापूत धरती पर अवतरण से सभी उत्फुल्ल हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। उन सभी विश्वविद्यालय परिवार के अपने परिजन को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ जो लोग रहने वाले हैं उन सबको मैं उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सबके प्रति पुनः पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं। राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से और माननीय मंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।